Next we have is types of exposure. Number one is imaginal exposure और इसको in vitro exposure भी कहा जाता है। इस इस टाइप ऑफ एक्सपोजर में जो है जो पर्सन है जो पार्टिसिपेंट है इससे जो है मेंटली तौर पे या इमेजिनल तौर पे जो है इससे फियर को जो है कन्फ्रंट करवाया जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो दूर भागता है वो कन्फ्रंट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल अ पर्सन विद अगोराफोबिया, एक पर्सन है जिसको फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस है, उससे इमेजिन करवाया जाएगा कि वो ये सोचे कि वो एक क्राउडेड प्लेस है और उधर वो उसके बीच में बिल्कुल अकेले खड़ा हुआ है। नंबर सेकंड इज़ इन वीवो एक्सपोजर। इन वीवो एक्सपोजर में जो है पार्टिसिपेंट को एक्सपोज किया जाता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिनेरियोज में। फॉर एग्जांपल अ पर्सन विद फियर ऑफ फ्लाइंग, उसको जो है एयरपोर्ट लेके जाया जा सकता है जहाँ पर जाके वो प्लेन को टेक ऑफ करता हुआ देखे। नंबर थर्ड इज़ वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर। ये जो एक्सपोजर है इसमें जो पहले दो के एलिमेंट्स थे वो दोनों कंबाइन हैं कि इसमें बहुत इमेजिनल और इन वीवो एक्सपोजर दोनों है। जो पर्सन है वो ऐसी सिचुएशन में उसको रखा जाता है कि इट्स अपीयर दैट दे आर रियल बट दे आर एक्चुअली फैब्रिकेटेड। उनको जो है VR जो जिसको हम कहते हैं कि VR की जो आंखों में बनाते हैं जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनके साथ इस तरह से जो है एक्सपोजर कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फियर ऑफ हाइट्स है, एक्रोफोबिया, जब उसकी पार्टिसिपेशन इस वाले एक्सपोजर में होगी तो सिमुलेशन ऐसी होगी कि उसको ये लगेगा कि वो काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। नंबर फोर्थ इज़ इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर। इसमें जो है डिलिबरेटली जो है वो फिज़िकल सेंसेशंस होती हैं जो कि हार्मलेस होती हैं लेकिन फिर भी उनसे लोग डरते हैं, जैसे कि ज़्यादा तेज़ी से सांस आना है कि ये हार्मलेस है लेकिन इरेशनल बिलीफ की वजह से ये फियर्ड हैं कि जिसमें पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि जब भी उनका जो दिल की धड़कन तेज़ हुई है उनको लगता है कि उनको पैनिक आने लगा है। तो इस वाले एक्सपोजर में उनसे जो है काफ़ी तेज़ रनिंग करवाई जा सकती है जिसकी वजह से जो है उनकी दिल की धड़कन तेज़ होगी, पल्पिटेशन ज़्यादा होगी, उनकी हार्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, उनको स्वेटिंग वगैरह स्टार्ट होगी जो कि पैनिक की निशानियां हैं। इस वाले एक्सपोजर में इनसे इस तरह से करवाया जाएगा, इस तरह से एक्सपोज किया जाएगा इनको और उसके बाद जो है उनको कोपिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी। अब वो वेज थे हमारे पास, टाइप्स ऑफ एक्सपोजर थे। अब है स्पेसिफिक एक्सपोजर थेरेपी टेक्निक्स जिसमें आते हैं नंबर वन इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये जो टेक्निक है इसमें ये इनकॉर्पोरेट करती है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को। इसमें डेवलपमेंट होती है एंजाइटी हायरार्की जो कि हम आगे अभी हम देखेंगे, और ग्रेजुअली जो है ना एक्सपोज किया जाता है पार्टिसिपेंट को फियरफुल सिचुएशंस पे। जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है वो विच इट माइट इंक्लूड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और सूदिंग साइट्स हो सकती हैं या फिर साउंड्स हो सकती हैं या फिर गाइडेड इमेजरी हो सकती है। गाइडेड इमेजरी में थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को बोल सकता है कि आप ये इमेजिन करें कि आप किसी हिली एरिया में हैं, काफ़ी सुकून वाली जगह पे या किसी गार्डन में हैं, ज़रा गाइड करा। आगे फिर क्लाइंट खुद ही सोचेगा, बीच बीच में जो है थेरेपिस्ट कोई ना कोई इनको एक क्यू देते रहेंगे कि वो ये सोच सकते हैं, वो ये सोच सकते हैं, और ये जो सारी चीज़ें होंगी ये कामनेस जो है लेके आएंगी क्लाइंट के अंदर। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के दो कंपोनेंट हैं। नंबर वन इज़ काउंटर कंडीशनिंग जो कि मैरी कोबर वाला था कि वही रैबिट और बच्चे वाला। इसमें ये इन्वॉल्व करता है लर्निंग टू एसोसिएट द थिंग यू फियर विद समथिंग रिलैक्सिंग और प्लेजेंट। जोसेफ वुल्फ ने इसमें किया था कि अपने जो क्लाइंट्स थे उनको जब वो एक्सपोज कर रहा था तो उसने बीच में जो है जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स थी जो कि
रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड अपने जो ब्रीथिंग थी उनको कंट्रोल तरीके से लेना, कि ज़्यादा तेज़ नहीं लेना, इवन ब्रीथिंग हो, ये ना हो कि पहले कभी लंबी सांस ले रहे हैं फिर छोटा सांस ले रहे हैं, रिलैक्स तो होके जो है ब्रीथिंग ले रहे हो, ये उन्होंने बीच में इनकॉर्पोरेट किया था। सॉरी। जबकि एक और बिहेवियरिस्ट हैं जो कि लैरी वेंटिस हैं, उन्होंने अपनी थेरेपी में ह्यूमर यूज़ किया था, और पीछे आइडिया ये था कि जो पुराने कंडीशन रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल कि किसी को स्पाइडर्स को देख के डर लगता है, तो ये जो स्पाइडर है वो कंडीशन स्टिमुलस है, और जो देख के डर लगना है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, उसको रिप्लेस किया जा सके न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स से, जैसे कि लाफिंग हो सकता है, रिलैक्सिंग हो सकता है। इसमें करते इस तरह से है कि ड्यूरिंग एक्सपोजर जो थेरेपिस्ट हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो इनिशिएट कर सकते हैं कि स्पाइडर है, और कह सकते हैं कि स्पाइडर कितनी जो है फ़नी दिख रही है, इसकी टांगें कैसी हैं, ये तो बिल्कुल हैंगर जैसी है, हर जगह जो है लटकी होती है, इस तरह की फ़नी बातें करके जो है, या फिर वो बीच में जो है पार्टिसिपेंट जो है उनको भी बीच में इंडल्ज कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी कहलवाएं कितनी फ़नी दिख रही है, बीच में पार्टिसिपेंट भी खुद बोलना शुरू कर देंगे, हाँ इसकी आंखें कैसी हैं, कितनी गोल गोल मटोल सी हैं, इस तरह से। तो जब दोबारा से वो पार्टिसिपेंट सोचेगा स्पाइडर के बारे में, तो पहले जो उसके अंदर एक एंजाइटी आती थी, अब वो चेंज होके अब वो लाफिंग बिहेवियर में तब्दील हो सकती है, कि उसको हंसी आएगी कि स्पाइडर कितनी हंसी है, और उसको एंजाइटी नहीं होगी। तो ये काउंटर कंडीशनिंग के थ्रू कंडीशन रिस्पॉन्स को एक्सचेंज किया गया है यहाँ पे। सेकेंड कंपोनेंट इज़ ग्रेजुएटेड एक्सपोजर, जिसमें जो है बात वही आ गई है कि इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता फेयरफुल सिचुएशन से गुजारा जाता है। एक और थर्ड कंपोनेंट भी है जो कि समटाइम्स यूज़ होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। वैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है तो क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट, लेकिन अक्सर इसमें, बल्कि यहाँ पर एक दफ़ा जो है सोशल लर्निंग थियरी जो है उसका एक पार्ट यूज़ हुआ है, जो कि है पार्टिसिपेंट मॉडलिंग। कि इसमें जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है कि जब हायरार्की बना दी है तो जो पार्टिसिपेंट है वो किसी और को मॉडल करता हुआ देखता है स्पाइडर को उठाते हुए। वो खुद नहीं उठा, उसको भी इतनी एंजाइटी है कि वो खुद नहीं ना इमेजिन कर सकता है ना उठा सकता है, वो किसी तीसरे बंदे को देखता है जो कि स्पाइडर को उठा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कभी कभार इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि वो ख़ुद से ये देख भी नहीं सकते कि कोई दूसरा बंदा जो है उस चीज़ को हाथ लगा रहा है या स्पाइडर को हाथ लगा रहा है। लेट्स सपोज अगर स्पाइडर से उसको डर लगता है तो उसमें जो है हम फिर इमेजिन कराते हैं कि वो इमेजिन करे कि कोई थर्ड पर्सन वो जो है स्पाइडर को छू रहा है या थर्ड पर्सन के करीब स्पाइडर मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन कितनी एंजाइटी है पार्टिसिपेंट में कि वो कहाँ से शुरू करना चाहे। वो इस तरह से क्या होगा कि वो थर्ड पार्टिसिपेंट को पहले देखेगा कि उसके करीब है स्पाइडर, और फिर जो है थर्ड पार्टिसिपेंट उस स्पाइडर को उठा रहा है, अभी सिर्फ इमेजिनेशन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है ये रियलिस्टिक एक्सपोजर में यूज़ होगा ये चीज़। अच्छा, इसके बाद 3 स्टेप्स आते हैं डिसेंसिटाइजेशन के। इसमें सबसे पहले वही हम एंजाइटी जो हायरार्की है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड जो है लर्न द मैकेनिज्म रिस्पॉन्स, कि हमने जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो सीखी थी, अब उनको जो है अप्लाई भी करना है इसमें। कि जोसेफ वुल्फ का इसमें कहना था कि बंदा या तो एंशियस फील करता है या वो रिलैक्स होता है। जब प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक अगर यूज़ होगी या पार्टिसिपेंट अगर यूज़ कर रहा होगा तब वो एंशियस नहीं होगा। तो एक्सपोजर के दौरान जब बार बार पार्टिसिपेंट रिलैक्स करेगा तो वो एंशियस नहीं फील करेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना टास्क भी पूरा कर लेगा। और जो
एंजाइटी है वो इनटॉलरेबल लेवल्स तक नहीं पहुंचेगी। इसकी एक और एग्जांपल भी है कि जो रिलैक्सेशन है वो कॉग्निटिव रीअप्रेजल भी की सूरत में भी हो सकती है, कि उसमें जो थेरेपिस्ट है वो इंकरेज कर सकता है पार्टिसिपेंट को टू एग्जामिन व्हाट दे इमेजिन हैपनिंग व्हेन एक्सपोज टू द एंजाइटी इंड्यूसिंग स्टिमुलस। इसमें थेरेपिस्ट कह सकता है कि आप इमेजिन करें कि एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस एक आ गई है, उसमें आप किस तरह से बिहेव करेंगे। और इसमें वो कहता है कि आप जो हैं नेगेटिव आउटकम के बजाय कोई पॉजिटिव आउटकम सोचें। इस तरह से आप एक जो है ना रीअप्रेजल कर लेते हैं कि आपने जो है पहले सिचुएशन को जो पहले नेगेटिवली एवेल्युएट किया हुआ था, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस भी जनरेट हो रहे थे, इस तरह आप जो सिचुएशन है इसको पॉजिटिवली एवेल्युएट करें, तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव इमोशंस भी जनरेट होंगे। नंबर 3 इसका स्टेप है कनेक्ट स्टिमुलस टू द कोपिंग मेथड बाय काउंटर कंडीशनिंग। इस स्टेप में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो कम्प्लीटली रिलैक्स करता है और फिर जो है सबसे लोएस्ट आइटम जो होता है एंजाइटी का, जिसमें बहुत कम एंजाइटी प्रोवोक होती है पार्टिसिपेंट के अंदर, वो प्रोड्यूस की जाती है पार्टिसिपेंट के सामने। फिर जब पार्टिसिपेंट में थोड़ी सी एंजाइटी आती है वो दोबारा से रिलैक्स करता है, जो कि पहले टेक्निक्स पढ़ी हैं वो रिलैक्स करता है। जब वो कम्प्लीटली रिलैक्स कर लेता है और एक कामनेस की सिचुएशन में आ जाता है, एक सेरेनिटी की सिचुएशन में आ जाता है, फिर जो है नेक्स्ट आइटम प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसको एंजाइटी होती है। वो थोड़ी सी पहली बारी से ज़रा ज़्यादा उसको देख के एंजाइटी होती है। जब सेकेंड वाले आइटम आ गया है, उससे एंजाइटी उसको होना शुरू हो गई है, तब अगेन वो रिलैक्स करेगा बाय यूजिंग द सेम टेक्निक्स। अगर किसी भी आगे स्टेप्स में कोई ऐसी जो क्लाइंट है वो ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है कि उसको जो है उसकी जो एंजाइटी है वो उससे ओवरकम नहीं हो रही है, कोप नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो थेरेपी है, ये रोक दी जाएगी। ठीक है। और जब क्लाइंट जो है दोबारा से वो रिलैक्स हो जाएगा, तब उसको जो है दोबारा से एक वही पुराना वाला आइटम दिया जाएगा, प्रीवियस वो आइटम दिया जाएगा जिसमें वो पहले रिलैक्स हो गया था आसानी से। फिर अगेन जब वो दोबारा से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, उस पर एंजाइटी वाली जो है फीलिंग ख़त्म हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है, फिर अगेन वो नेक्स्ट आइटम की तरफ उसको मूव करवाया जाएगा। ठीक। जो सेकंड स्पेसिफिक एक्सपोजर है वो है ग्रेडेड एक्सपोजर। ये टेक्निक जो है सिमिलर है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के लिए, सिमिलर है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरह, सॉरी, बट इसमें यह है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स नहीं होती हैं। कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हर स्टेप के बाद जब भी एंजाइटी आ रही है तो कोई भी जो है ना रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें नहीं होता। इसमें ग्रेजुअली जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं उनमें मूव तो करवाया जाता है, लेकिन जो PMR या कोई और सूदिंग टेक्निक्स हैं वो नहीं अप्लाई करवाई जाती। जो ये ग्रेडेड एक्सपोजर है ये पैनिक डिसऑर्डर एंड जो OCD वाले हैं उनके साथ जो है करवाई जा सकती है, लेकिन और इसके पीछे वजह ये होती है कि जब जो पैनिक डिसऑर्डर वाले हैं उनको बार बार रिलैक्स किया जाता है तो उनमें जो है ये एज अ सेफ्टी बिहेवियर चीज़ यूज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर उनको पैनिक अटैक आने वाला है तो वो क्या करेंगे कि ये जो है ना अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे इस तरह से। ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपनी एंजाइटी की फुल फॉर्म तक नहीं पहुंचेंगे, उससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं रहेगी। कि पैनिक डिसऑर्डर में
ये बिलीफ ख़त्म करवाना होता है कि जो आपका फियर है, ये जो दिल की धड़कन तेज़ होना है और आप इसको पैनिक अटैक समझ रहे हैं, ये और आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इरेशनल बिलीव्स है इसको ख़त्म करना होता है। अगर ये बिलीफ ही ख़त्म ना हो तो उससे क्या होगा कि ये एक सेफ्टी बिहेवियर की तरह इनका कंटिन्यू रहेगा सारी ज़िंदगी। और जो है वो जब भी उनको जो है दिल की धड़कन तेज़ होगी, वो बैठ के जो है फिर से अपने आप को रिलैक्स, अपने पीएमआर करना शुरू कर देंगे या अपने आप को डिफरेंट चीज़ों से सूद आउट करना, काम डाउन करना शुरू कर देंगे। ये टेक्निक मैंने कहा था कि ओसीडी के लिए भी है, लेकिन ओसीडी में हम ईआरपी यूज़ करते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बताने का मकसद अभी यहाँ पर ये था कि हम ओसीडी में भी जो है रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं यूज़ करते। सेम रीज़न है कि वहाँ पर भी एज ये सेफ्टी बिहेवियर यूज़ होना शुरू हो जाता है कि एंजाइटी हुई है और वो पीक तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है और एंजाइटी पीक पे नहीं पहुँची, रिलैक्स कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं मौजूद है। उसी तरह चलता रहेगा, एंजाइटी हुई, अपने आप को रिलैक्स कर लिया और सेम अगेन, और उनका जो पीछे इरेशनल बिलीफ है वो ख़त्म ही नहीं हुआ कि उनको कुछ नहीं होगा। नंबर 3 जो टेक्निक है वो है फ्लडिंग। ये इम्प्लोशन थेरेपी इसको कहा जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है कि ये इन विवो भी हो सकती है और इमेजिनल भी हो सकती है। स्टार्टिंग बेशक इमेजिनल से हो जाए अगेन, और ये इन विवो की तरफ जा सकती है। जो पर्सन है वो इंटेंसली इसको एक्सपोज किया जाता है एंजाइटी इवोकिंग इवेंट्स में फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लडिंग है वो उस वक्त तक जारी रहती है फर्स्ट सेशन में, जब तक जो है एंजाइटी जो है वो सिग्निफिकेंटली कम ना हो जाए, डिक्रीज़ ना हो जाए। हो सकता है कि फर्स्ट सेशन का जो हो फ्लडिंग का उसमें 4 घंटे लग जाए। एक पर्सन है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो अब उसको अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए शायद 4 घंटों की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये पहली वाली जो है, पहला जो सेशन है वो अक्सर लंबा हो जाता है। जो आगे के सेशंस होते हैं वो निस्बतन छोटे ही होते हैं। अच्छा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अनअवॉइडेबल एक्सपोजर। इसमें होता है कि वही अगेन बंदा जो है कहीं भाग नहीं सकता, उसको अब अवॉइड नहीं कर सकता वो इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो उसको जब ये डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हैं तो उसको कोप आखिर में करना पड़ ही जाता है। और अनअवॉइडेबल एक्सपोजर में ये होता है कि जो फोबिया सफ़र्स होते हैं उनमें, बल्कि हम सब में एक अलार्म स्टेज होती है। हमें जब भी जो है एंजाइटी होती है तो कोई 10-15 मिनट्स तक बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद ग्रेजुअली कम होना शुरू कर देती है। जो भागते हैं, अवॉइड करते हैं इस तरह से, वो जो अलार्म स्टेज है उसको सरपास ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो फंसे रहते हैं अपने उस फियर में। तो जब अनअवॉइडेबल एक्सपोजर होता है और जब जो क्लाइंट्स है उनको जब बम्बार्डमेंट की जाती है डिफरेंट चीज़ों से जिनसे वो भागते आ रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो उनका जो एक अलार्म स्टेज थी उससे वो गुज़र जाते हैं और आगे जाके जो है वो अपने फियर को जो है अपने फियर को जो है वो कम कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। जब ये फियर कम हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, इस चीज़ को हम एक्सटेंशन कहते हैं। और ये उस वक्त होता है जब ये जो अलार्म फेज़ है, जो कि हर बंदे को इससे गुज़रता है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो जो पार्टिसिपेंट है वो इतना इमोशनली ड्रेन्ड फील करता है लेकिन और वो बिल्कुल ही जो है ना अनअफ्रेड होता है उस चीज़ से। फिर इससे क्या होता है, इफ़ द फियर्ड ऑब्जेक्ट इज़ स्टिल प्रेजेंट, ठीक है, और जब वो बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो गया और फियरफुल जो चीज़ है वो उसी वक्त उधर प्रेजेंट है, तो वो उसको एसोसिएट कर लेता है लैक ऑफ इमोशन के साथ। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता वो चीज़ उधर पड़ी हुई है या वो चीज़ उधर की उधर ही मौजूद है। फिर जब ये एक्सटेंशन का फिनोमेना हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि जो कंडीशन स्टिमुलस था,
जो कि अगेन मैं स्पाइडर की एग्जांपल दे रही हूँ, कंडीशन स्टिमुलस जो कि स्पाइडर थी, और जो कंडीशन रिस्पॉन्स था जो कि डरना था, अब वो बन जाता है इट गोज़ बैक टू बीइंग अ न्यूट्रल। अब स्पाइडर जो है दोबारा से एक न्यूट्रल स्टिमुलस बन गई है, और जो कि कोई भी जो है ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन फ्लडेड का एक मसला ये है कि बेशक इसमें जो है जल्दी जो है फ़र्क भी पड़ता है, जैसे कि जोसेफ फुल्प ने किया था कि अपनी जो क्लाइंट थी उसको गाड़ी से डर लगता था, तो उसने इसको गाड़ी में बिठाया और ड्राइव पे ले गए। जब स्टार्टिंग में जो क्लाइंट थी वो काफ़ी हिस्टेरिकल थी, लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव थी उसके एंड तक जो है आके वो बिल्कुल ही उनका जो एंजाइटी थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसका मसला ये आता है यहाँ पे कि इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है, जिसमें जो फोबिया जो ख़त्म किया गया है वो वापस रिटर्न हो सकता है, क्योंकि जो फ्लडिंग है इसके सेशंस काफ़ी लंबे नहीं होते हैं, और जो थेरेपी है इसमें जो फियर रिस्पॉन्स है वो ख़त्म किया गया है, वो किसी और रिस्पॉन्स के साथ रिप्लेस नहीं किया गया। जिस तरह से सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में फियर रिस्पॉन्स जो था उसको एक्सचेंज किया गया था एक ह्यूमर के साथ, कि उसको स्पाइडर्स को देख के हंसी आती थी। इसमें जो है लैक ऑफ इमोशन है, सिर्फ कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस बन गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगेन जब स्पाइडर या कोई ऐसा कोई सानिया उस बंदे के साथ होता है तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है उसी चीज़ के साथ। नंबर 4 इज़ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। ये जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है ये जो मोस्टली PTSD डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं इनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है इसके सेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कम से कम ये 3 महीने का कोर्स होता है और इसमें 15 सेशंस होते हैं, और इसमें जो है ये बेस करता है इमोशनल प्रोसेसिंग थ्योरी में, जिसमें जो PTSD वाले लोग हैं जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं वो अपने मेमोरीज, थॉट्स और को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और जो सिचुएशंस हैं उनको अवॉइड कर रहे होते हैं। इसमें अगेन जो है वो उनको जो है ना जो हाँ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है वो क्लाइंट को दोबारा से जो है उसमें जो है प्रोसेसिंग करवाते हैं कि वो दोबारा से अपने जो मेमोरी है, अपनी जो थॉट्स हैं उनको दोबारा वो सोचें, दोबारा से जो है उनको रिलीव करें, और जो भी ब्लॉकेज आ रही है उसको हटाएं, एक एक चीज़ को दोबारा से रिकॉल करें। और जो उन्होंने इरैशनल बिलीव्स दिए हुए थे वहाँ पर अब वो इंट्रोड्यूस करते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो है वो कोई ना कोई जो भी ट्रॉमा मेमोरी के साथ कोई भी एसोसिएटेड थॉट्स या बिलीव्स होते हैं इरैशनल, उनको रैशनल की तरफ लेके जाते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से पहले जितनी भी टेक्निक्स थी वो बिहेवियर थेरेपी के अंदर आती थी। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एंड जो नेक्स्ट आगे जो है ERP, इसमें जो है कॉग्निटिव कंपोनेंट भी यूज़ हो रहा है, तो ये CBT के अंदर आती हैं। जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है इसकी 4 कंपोनेंट्स हैं। अगेन एक इमेजिनल एक्सपोजर है, पहले जो है स्टार्ट होगा कि जो क्लाइंट है वो पहले इमेजिन करे कि कोई भी अपने जो दोबारा से रिकॉल करे ट्रॉमेटिक मेमोरी को, और दोबारा से रिविज़िट करे अपनी ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ को। सेकंड में इन वीवो एक्सपोजर है, जिसमें जो है वो ग्रेजुअली अप्रोच करता है ट्रॉमेटिक रिमाइंडर्स को, सिचुएशंस पे जाता है, जो उसको जिन चीज़ों को पहले वो अवॉइड करता था अब उन्हीं जगहों पे जाता है। बेशक वो जगह उसको कोई पहले हार्म नहीं पहुंचाती थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए डिस्ट्रेस कॉज करती थी। थर्ड जो है इसका कंपोनेंट वो है साइको एजुकेशन। ये थेरेपी स्टार्ट करने से पहले
कि इसमें फर्स्ट 2 सेकंड्स में हिस्ट्री ली जाती है। इसमें साइको एजुकेट भी किया जाए क्लाइंट को कि वो जो है कॉमन रिएक्शंस जो होते हैं ट्रॉमा के, कि अगर कोई भी बंदा ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरता है तो जिस तरह से आप फील कर रहे हैं ट्रॉमा में, इस तरह बाकी लोग भी इसी तरीके से गुजरते हैं, उनको उसको नॉर्मलाइज किया जाए। और फिर उसके बाद उसको ये बताया जाता है कि क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफ़िकल्टीज़ में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कि जिस तरह से आप फील कर रहे हैं बाकी लोग भी इस तरह से फील करते हैं, उनको भी फ्लैशबैक्स आते हैं, उनको भी लगता है कि दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये सब कुछ बताया जाता है उन्हें, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि थेरेपी में होगा क्या क्या, सब कुछ ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि पहले हम इमेजिनल एक्सपोजर कराएंगे आपके साथ, उसमें आप एंजाइटी फील कर सकते हैं, एंजाइटी हो भी सकता है कि बहुत ज़्यादा हो आपको, और एक्सेट्रा आगे सो ऑन। इसमें एक और चीज़ है जो कि है ब्रीदिंग रिट्रेनिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी। इसमें जो है ब्रीदिंग, जो कि डीप ब्रीदिंग है, ये यूज़ की जा सकती है। नंबर 5 है जो कि आखिरी टेक्निक है, वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये मोस्टली ओसीडी के पेशेंट्स के साथ की जाती है। इसमें जब जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं, जब उनको ऑब्सेशंस आती हैं, उनको एक्सपोज किया जाता है उस सिचुएशन में जिससे वो भागते हैं, जिनको वो अवॉइड करते हैं, और फिर उनको प्रिवेंट किया जाता है कि वो अपनी कंपल्शन करें। कि जिस तरह किसी को अगर अपने हाथ गंदे हर वक्त लग रहे होते हैं और वो जाके बार बार हाथ धो रहा होता है, तो उस पार्टिसिपेंट से पहले कोई वो किसी गंदी चीज़ से हाथ लगवाया जाता है और उसको फिर प्रिवेंट किया जाता है कि वो जो है जाके हाथ धोए। इस तरह उसका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब एंजाइटी पीक पे पहुंचती है तो उस एंजाइटी ने फिर नीचे भी आना होता है। और ये इसका वही कंपोनेंट है कि इसमें हैबिचुएशन का एक प्रोसेस आ रहा होता है कि जब सेंसरी रिस्पॉन्स जो है काफ़ी पीक पे पहुंचता है, उसके बाद वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है।